स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज़ में। मैं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 2 अगस्त 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार में नए वोटर लिस्ट जारी कर दिए गए हैं, जिसमें से 65 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं। ये 6 जिले ऐसे हैं जहां पर सबसे ज़्यादा लोगों के नाम काटे गए हैं, उसमें किशनगंज भी एक शामिल है। किशनगंज पूर्णिया में काफ़ी ज़्यादा लोगों के नाम काटे गए हैं। हालांकि सबसे ज़्यादा लोगों के नाम पटना में काटे गए हैं, जहाँ सारण, भागलपुर, पश्चिमी चंपारण, किशनगंज, सहरसा और सुपौल, इन 6 जिलों में 1 लाख से अधिक वोटरों का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। जहाँ किशनगंज की चारों विधानसभा से करीब 1,45,913 यानी कि 1,46,000 वोटरों का नाम नए वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। इसमें मृतक, पलायन कर चुके, लापता या फिर जिनका नाम 2 बार है, ऐसे वोटरों का नाम डिलीट कर दिया गया है। वहीं पर सहरसा में 1,31,000 लोगों के नाम काटे गए हैं। सहरसा जिले में भी 4 विधानसभा सीटें हैं। इस जिले में 13,91,674 वोटर थे, लेकिन नई वोटर लिस्ट के मुताबिक 12,60,078 मतदाता बचे हैं, यानी कि 1,31,000 लोगों के नाम काटे गए हैं। वहीं पर खगड़िया में भी 79,551 लोगों के नाम डिलीट कर दिए गए हैं। सारण में भी सबसे ज़्यादा लोगों के नाम डिलीट किए गए हैं। सारण में 10 विधानसभा सीटें हैं, यहाँ पर 2,73,223 नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। वहीं पर शेखपुरा में 26,256 मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। वहीं पर बक्सर में 87,645 नाम हटाए गए हैं। जहाँ सुपौल में भी करीब 1,28,260 वोटर्स के नाम डिलीट कर दिए गए हैं। भागलपुर जिले में 6 विधानसभा है, जहाँ पर सारण के बाद भागलपुर में सबसे ज़्यादा वोटर के नाम हटाए गए हैं। यहाँ 2,44,612 मतदाताओं के नाम डिलीट कर दिए गए हैं। वहीं पर पश्चिमी चंपारण जिले में चुनाव आयोग ने 1,91,376 वोटर्स के नाम डिलीट कर दिए हैं। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव के पहले महागठबंधन की रैली को लेकर के सियासी घमासान मचा हुआ है। चुनाव आयोग की ओर से विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर के राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक साथ सड़कों पर उतरेंगे। इस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि चोर चोर के खिलाफ बोलेगा तो फिर कौन सुनेगा। इस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि चोर चोरी के खिलाफ बोलेगा तो फिर कौन सुनेगा। वहीं पर सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में अदृश्य मतदाताओं से चुनाव जीतने की बात कभी नहीं सुनी है। जहाँ सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि चुनाव के समय रैलियां होना स्वाभाविक है, लेकिन इससे कोई भी खास फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं पर गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन्होंने बिहार को बदनाम किया है वही अब बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी या तो तेज प्रताप रैली करें या इससे कुछ नहीं होने वाला है। जब बिहार की जनता ने एनडीए की सरकार बनाने का मन बना लिया है। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों को भी खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी झूठ बोलने का ठेका लेते हैं। उन्होंने सवाल उठाया है कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को सबूत क्यों नहीं दिया। जहाँ वहीं पर राजीव प्रताप रूडी ने कहा है कि चुनाव आयोग अच्छा काम कर रहा है, जो मतदाता मृत हैं या फिर अनुपस्थित हैं उन्हें हटाया जा रहा है। उन्होंने राहुल गांधी को चुनौती दी है कि अगर उन्हें कोई परेशानी है तो फिर वे उन मतदाताओं को ढूंढ करके दिखाएं। यहाँ राजीव प्रताप रूडी ने राहुल गांधी और फिर तेजस्वी यादव के तालमेल पर भी संदेह जताया है। उन्होंने कहा है कि ये कहना मुश्किल है कि उनका तालमेल कितने दिन तक चलेगा। दोस्तों बिहार में जमीन मालिकों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। जब बिहार सरकार ने जमीन भूमि सुधार और फिर पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 16 अगस्त से 20 सितंबर 2025 तक एक विशेष राष्ट्रीय महाअभियान चलाने की घोषणा की है। इस अभियान के तहत बिहार के कोने कोने तक पहुँच करके जमीन से संबंधित दस्तावेजों की त्रुटियों को सुधारा जाएगा। ये पहल खास तौर पर उन भूमि मालिकों के लिए फायदेमंद साबित होगी जिन्हें वर्षों से अपने जमीन से संबंधित कागजात में गलतियों और विवादों का सामना करना पड़ रहा है। जब बिहार में वर्षों से भूमि रिकॉर्ड में कई तरह की गड़बड़ियां चली आ रही है, कभी नाम गलत दर्ज, कभी खेसरा नंबरों में भ्रम, तो कभी उत्तराधिकार से जुड़े हुए झगड़े। इन गलतियों की वजह से न केवल आम नागरिक परेशान होते हैं बल्कि कई बार कानूनी विवाद भी जन्म लेते हैं। जब बिहार लैंड सर्वे यानी कि जमीन सर्वे 2025 के अंतर्गत चलने वाला यह अभियान ऐसे ही मुद्दों को जड़ से सुलझाने की दिशा में एक ठोस कदम है। आपको बता दूं कि इस बार अधिकारी खुद गाँव-गाँव जाकर के लोगों की जमीन से जुड़ी हुई समस्याओं को सुनेंगे
और मौके पर ही समाधान की प्रक्रिया शुरू करेंगे। इससे लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वहीं पर नाम, खाता, खतियान, खेसरा, रकबा जैसी जानकारियों को फिर से जांचा जाएगा। यदि कोई गलती पाई जाती है तो फिर उसे तुरंत ऑनलाइन सिस्टम के जरिए ठीक किया जाएगा। जब वहीं पर इस अभियान में पंचायत स्तर पर जनप्रतिनिधियों और फिर स्थानीय लोगों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी, ताकि जमीन से जुड़ी हुई हकीकत सही रूप में सामने आ सके। वहीं पर हर खेत और फिर खेसरा को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। इससे भविष्य में किसी की भी प्रकार के फर्जीवाड़े या फिर दावे को रोकना आसान हो जाएगा। पारिवारिक बंटवारा विवादित है, उन्हें सुलझाने के लिए स्थानीय अधिकारियों द्वारा समाधान निकाला जाएगा, जिससे न्याय संगत ढंग से जमाबंदी नंबर जारी किए जा सके। दोस्तों, बिहार में आज से बिना हेलमेट या फिर सीट बेल्ट के निकले तो फिर अब आपकी खैर नहीं है। जब बिहार में अब ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर के बिहार सरकार ने एक आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश में कहा गया है कि आज से पटना सहित बिहार के सभी जिलों में जो भी व्यक्ति बिना हेलमेट या फिर सीट बेल्ट के वाहन चलाते पकड़ा जाएगा, उसकी गाड़ी जब्त कर ली जाएगी। इस संबंध में मुख्य सचिव अमृतलाल मीना ने सभी जिलों के प्रशासन और फिर पुलिस अधिकारियों के लिए निर्देश जारी कर दिया है। आपको बता दो कि बिहार के सभी महत्वपूर्ण चौराहों और फिर मार्गों पर अस्थायी चेक पोस्ट बनाए जाएंगे। यहां पर सघन जांच अभियान चलाया जाएगा, जहां अब से 2 पहिया वाहनों पर सवार दोनों लोगों को हेलमेट पहनना जरूरी होगा, जबकि 4 पहिया वाहनों में ड्राइवर और फिर आगे बैठे यात्री के लिए सीट बेल्ट लगाना जरूरी होगा। ये नियम तोड़ने वालों के खिलाफ चालान के साथ साथ वाहन यानी कि गाड़ी जब्ती तक की कार्रवाई हो सकती है। वहीं पर जानकारी के अनुसार मुख्य सचिव ने सभी जिला अधिकारियों को लोक अभियोजनों के कार्यों की भी नियमित समीक्षा करने का आदेश दिया है, जिससे कानूनी कार्रवाई में कोई भी ढिलाई ना हो। जब बिहार में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और फिर लोगों की लापरवाही को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। दोस्तों, बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के बाद यानी कि SIR के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को जारी किया गया है। इस वोटर लिस्ट में राज्य के सभी 243 विधानसभा सीटों के वोटरों के बारे में जानकारी दी गई है। आप बिहार के मतदाता हैं या फिर नहीं, इस बात की तस्दीक इसी वोटर लिस्ट से होगी। जहाँ हालांकि ये अभी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है, इसमें सुधार अथवा नाम जुड़वाने की गुंजाइश है। वहीं पर यदि आप बिहार के वोटर हैं तो फिर आप भी अपना नाम इस लिस्ट में चेक कर सकते हैं। बिहार का कोई भी वोटर अपना नाम इस लिस्ट में कैसे चेक करेंगे, ये भी सवाल है। तो आपको बता दूं कि यदि किसी वोटर का नाम इस लिस्ट में नहीं है तो फिर वह अपना नाम कैसे जुड़वा सकता है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो आपको बता दूं कि बिहार की नई वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करने के लिए आपके पास एक वेबसाइट होनी चाहिए। उस वेबसाइट में जाकर के आप चेक कर सकते हैं। वेबसाइट है www.voters.eci.gov.in। इस वेबसाइट में जाकर के आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। दोस्तों, PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के 9 करोड़ 70 लाख से अधिक किसानों के खाते में 20,500 करोड़ रुपए PM मोदी हस्तांतरित करेंगे। जहां उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ 30 लाख किसान भी 4,600 करोड़ रुपए से लाभान्वित होंगे। बीजेपी की डबल इंजन सरकार अन्नदाताओं को श्रावण मास में रक्षाबंधन से पहले बड़ा तोहफा देने जा रही है। जहाँ 2 अगस्त को वाराणसी दौरे पर आने वाले प्रधानमंत्री PM किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जारी करेंगे। जब प्रधानमंत्री अपने हाथों से देश के 9 करोड़ 70 लाख पात्र किसान के खाते में 20,500 करोड़ से अधिक की धनराशि हस्तांतरित करेंगे। वहीं पर PM सुबह करीब 10:30 बजे लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री आज 2 अगस्त को सेवापुरी ब्लॉक के बनोली गांव में जनसभा को संबोधित करेंगे। जब PM जनसभा स्थल से शिलान्यास और लोकार्पण की 2183 करोड़ की 52 परियोजनाओं की सौगात देंगे। जब PM सुबह करीब 10:30 बजे लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत अन्य जनप्रतिनिधि उनकी अगवानी करेंगे। दोस्तों, चुनाव से पहले शिक्षा क्षेत्र के लिए CM नीतीश कुमार का एक और बड़ा ऐलान सामने आया है। अब स्कूल के इन कर्मचारियों की सैलरी डबल हो जाएगी। जहां बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा व्यवस्था को और सशक्त करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। जहां CM नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग के अंतर्गत काम करने वाले सभी कर्मियों के मानदेय राशि को दोगुना करने का ऐलान किया है। उन्होंने सुबह सुबह सोशल मीडिया के जरिए इस फैसले की जानकारी दी है। जब चुनाव से पहले CM नीतीश कुमार हर वर्ग के लोगों के घोषणाओं की बौछार कर रहे हैं। जैसे
सीएम नीतीश कुमार ने अपने एक्स पोस्ट में इस फैसले की जानकारी देते हुए लिखा कि नवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद से ही हम लोग शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार काम कर रहे हैं। यह साल 2005 में शिक्षा का कुल बजट 4,366 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़ करके 77,690 करोड़ रुपए हो गया है। बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति, नए विद्यालय भवनों के निर्माण एवं आधारभूत संरचनाओं के विकास से शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार हुआ है। जब वहीं पर शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में रसोइयों, रात्रि प्रहरियों तथा शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसे ध्यान में रखते हुए हम लोग ने इन कर्मियों की मानदेय राशि में सम्मानजनक वृद्धि करते हुए इसे दुगुना करने का निर्णय लिया है। यह शिक्षा विभाग के अंतर्गत मध्याह्न भोजन में कार्यरत रसोइयों के मानदेय में दुगुनी वृद्धि करते हुए 1650 रुपये से 3300 रुपये करने का निर्णय लिया गया है। वहीं पर माध्यमिक उच्च शिक्षा विद्यालयों में कार्यरत रात्रि प्रहरी का मानदेय 5000 रुपये से दुगुना करते हुए इसे अब 10,000 रुपये करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही साथ शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों का मानदेय 8,000 रुपये से दुगुना करते हुए अब 16,000 रुपये करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही साथ इनकी वार्षिक वेतन वृद्धि 200 रुपये के स्थान पर 400 रुपये करने का निर्णय लिया गया है। इससे कार्यरत कर्मियों के मनोबल में वृद्धि होगी और फिर वे अधिक उत्साह एवं लगन से अपने कार्यों का निष्पादन करेंगे। इस ऐतिहासिक फैसले से हजारों कर्मियों में खुशी की लहर दौड़ गई है, जो लंबे समय से अपनी मेहनत के लिए बेहतर मानदेय की मांग कर रहे थे। अभी 2 दिन पहले सीएम नीतीश कुमार ने आशा और फिर ममता कार्यकर्ताओं को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि बढ़ाने का ऐलान किया था। आशा कार्यकर्ताओं को अब 1,000 रुपये की जगह 3,000 रुपये प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही साथ ममता कार्यकर्ताओं को प्रति परसों 300 रुपये की जगह अब 600 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। तो आज महीने का दूसरा दिन है, कल पहला दिन था। जब महीने के पहले दिन कई नियमों में बदलाव होता है तो फिर वहीं पर कई सामानों के दामों में कटौती या फिर बढ़ोतरी होती है। कल 1 अगस्त महीने का पहला दिन था और पहले दिन ही सरकार ने आम लोगों और कारोबारियों को बड़ी राहत दे दी है। जब सरकार ने एलपीजी के दामों में भारी कटौती की है। रक्षाबंधन के पहले ये सरकार का ये कदम सराहनीय है। आपको बता दूं कि देश भर में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 33 रुपये 50 पैसे की कटौती की गई है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा जारी की गई 1 अगस्त 2025 से लागू हो गई है। हालांकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की नई कीमत अब 1631 रुपये है। वहीं पर 1 अगस्त से नई कीमत 1734 रुपये और जो हो गई है, जो कि जुलाई में 1769 रुपये थी। वहीं पर कीमत घट करके 1582 रुपये हो गई है। वहीं पर अब 1789 रुपये में मिल रहा। इस कटौती का सीधा फायदा होटल, रेस्टोरेंट, कैटरिंग यूनिट और फिर फूड इंडस्ट्री से जुड़े हुए व्यवसायियों को मिलेगा जो कमर्शियल सिलेंडर का उपयोग करते हैं। वहीं पर घर में यूज होने वाले सिलेंडर में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। उसकी कीमत जो का तो ही बना हुआ है। दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर में इश्क का तड़का सामने आया है। उम्र महज 19 साल, छोटा देवर और दिल में बसी मोहब्बत की लहर। दरअसल बात है कि मुजफ्फरपुर से आई हैरान कर देने वाली खबर ने इश्क के भूखे दिलों को फिर से यकीन दिला दिया है कि मोहब्बत उम्र, रिश्ता और तमीज़ नहीं देखती है। जब मनियारी थाना क्षेत्र की एक 40 वर्षीय महिला ने ऐसा दिलफेक कदम उठाया कि समाज के ठेकेदार अब धोती संभालते फिर रहे हैं। जब पूरा मामला मनियारी थाना क्षेत्र के हरिशंकर मनियारी गांव का है, जहां के रहने वाले गरीब नाथ राम की बीवी रिंकू देवी ने देवर भाभी के पवित्र रिश्ते ताश के पत्तों की तरह उड़ा दिया है। यह शादी 2004 में सकरा थाना क्षेत्र के गोवर्धनपुर गांव में हुई थी। 2 बेटों की मां बनी रिंकू देवी ने अब बेटे की शादी की जगह खुद दूसरी बार प्रेम विवाह करने का रास्ता पकड़ लिया, वह भी अपने 21 साल के देवर रोहित कुमार के साथ। उम्र में 19 साल, छोटा देवर और दिल में बसी मोहब्बत की लहर, यही वो लाइन है जो गांव में अब हर गली नुक्कड़ पर चाय की चुस्कियों के साथ दोहराई जा रही है। जब पीड़ित पति गरीबनाथ का कहना है कि उसकी बीवी रिंकू देवी कुछ दिन पहले मायके जाने का बहाना बना करके निकली थी। मायके पहुंची तो सही, लेकिन फिर वहां से सीधे देवर रोहित के दिल में उतर गई और दोनों मिलकर के 2 साल के बेटे को भी उठा करके रफू चक्कर हो गए। जब रोहित पहले ही कई बार डायलॉग मार चुका था कि एक दिन भाभी को भगा ले जाऊंगा, लेकिन किसी ने उसे दिल्ली का लड़का समझ के मजाक उड़ा लिया। जब अब वही देवर दिल वाले दुल्हनिया ले गया। जब रिंकू देवी
जाते जाते सिर्फ देवर और बच्चे को नहीं बल्कि घर में रखा सारा कैश और जेवर भी साथ ले गई। अब गरीब नाथ के पास तो बस पुराने फोटो और पुलिस थाने का रसीद है। वहीं पर मनियारी थाना पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है, लेकिन इश्क के इंटरेस्टेड एक्सप्रेस में सवार ये जोड़ी अब तक पकड़ से बाहर है। सवाल यह है कि भाभी अब बेटे की मां कम देवर की जान ज़्यादा लगती है। जब मोहब्बत ने फिर से रिश्तों को नचा दिया है और फिर समाज वो तो बस तालियां पीट रहा है। दोस्तों, बिहार में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है और फिर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग पटना ने अब 1 से 7 अगस्त तक के लिए मौसम पूर्वानुमान जारी कर दिया है, जिसमें भारी से अति भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी दी गई है। जहां उत्तरी बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र के कारण बिहार के उत्तरी और फिर पूर्वी हिस्सों में बारिश की तीव्रता अधिक रहेगी, जबकि दक्षिण जिले में मध्यम बारिश की संभावना है। जहां आपको बता दूं कि आज 2 अगस्त को पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, लखीसराय, जमुई और फिर बेगूसराय में कई स्थानों पर बारिश और वज्रपात की संभावना है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। इन जिलों में शाम तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। वहीं पर कल 3 अगस्त को पटना, नालंदा, बेगूसराय, गया, नवादा, शेखपुरा, खगड़िया, बांका और फिर मुंगेर में अति भारी बारिश की आशंका जताई है। इसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं पर आज समस्तीपुर, भागलपुर, सुपौल, पूर्णिया और फिर कटिहार में भी भारी बारिश की संभावना है, जबकि कल मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, अररिया, गोपालगंज, पूर्वी और फिर पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी और मधुबनी में अति भारी बारिश का अनुमान है। इस दौरान पूरे बिहार के लिए ऑरेंज अलर्ट लागू रहेगा। वहीं पर जबकि 4 से 7 अगस्त तक मानसून की गतिविधियां पूरे बिहार में सक्रिय रहेगी, जैसे उत्तरी जिलों जैसे कि अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और सुपौल में भारी बारिश की संभावना है। दक्षिणी जिलों के जैसे कि गया, औरंगाबाद और फिर रोहतास में मध्यम बारिश और फिर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती है। वहीं पर मौसम विभाग ने बताया है कि तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और उच्च आर्द्रता के कारण उमस भरी स्थिति बनी रह सकती है। दोस्तों, लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को खुली चुनौती दे दी है। जहां तेज प्रताप यादव ने अपने पुराने विधानसभा क्षेत्र महुआ से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है। इसी दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि अगर तेजस्वी सच में अर्जुन है तो पहले बांसुरी बजा करके दिखाएं। इतना ही नहीं, तेज प्रताप यादव ने महुआ के मौजूदा आरजेडी विधायक मुकेश रोशन को बहुरूपिया तक कह डाला और उन पर तीखा हमला भी किया। तेज प्रताप यादव का ये बयान एक बार फिर से ये दिखाता है कि आरजेडी के अंदरूनी हालात ठीक नहीं हैं और भाइयों के बीच टकराव चुनाव से पहले और तेज हो सकता है। तेज प्रताप यादव ने महुआ के मौजूदा आरजेडी विधायक मुकेश रोशन पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने मुकेश रोशन को बहुरूपिया कहा और बोले कि यहाँ एक बहुरूपिया घूम रहा है जो बच्चा बनकर के रोने लगता है। जब भी वह रोने लगे तो उसे एक झुनझुना दे दीजिए ताकि वह बजाता रहे। इसलिए ऐसे बहुरूपियों के बहकावे में मत आइए। जब भी मैं महुआ आता हूँ ये विधायक रोने लगता है। तेज प्रताप यादव ने लोगों से कहा कि अगर ऐसा कोई बहरूपिया उनके बीच आए तो उसे झुनझुना थमा दे। तेज प्रताप यादव ने चुनाव प्रचार के दौरान महुआ की जनता से वादा किया है कि अगर वे विधायक बनते हैं तो फिर इलाके का विकास करेंगे। दोस्तों, अब जो खबर आपको बताने वाले हैं ये खबर बिहार की तो नहीं है, लेकिन बड़े ही दिल छूने देने वाली खबर है। जहाँ दिल छूने वाली प्रेरणादायक खबर सामने आई है ये, जहाँ पर एक माँ और एक बेटी ने साथ मिल में नीट परीक्षा पास करके मिसाल कायम कर दी है। जहाँ मामला चेन्नई के तमिलनाडु का है। तमिलनाडु के तिरुवरूर जिले की रहने वाली 49 साल की गृहिणी अमुथवल्ली और फिर उनकी बेटी सुसानिया अब साथ में MBBS की पढ़ाई करेंगी। बेटी की तैयारी को देख करके माँ ने भी डॉक्टर बनने का सपना देखा और फिर उसे सच कर दिखाया। जहाँ अमुथवल्ली पहले एक निजी स्कूल में बायोलॉजी टीचर थी, लेकिन शादी के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह से गृहस्थ जीवन में व्यस्त हो गई। जब उनकी बेटी ने नीट की तैयारी शुरू की तो फिर माँ ने भी तय किया है कि वे भी इस परीक्षा में बैठेगी। बेटी के साथ बैठ करके उन्होंने किताबें पढ़ी, नोट्स बनाए और हर दिन घंटों की मेहनत की। वहीं पर अमुथवल्ली ने बताया है कि उन्होंने पहले 3 बार नीट परीक्षा दी लेकिन सफलता नहीं मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और चौथी बार आखिरकार वे नीट पास करने में कामयाब रही। इस बार उन्हें 293 अंक मिले, जबकि उनकी बेटी सुसानिया को 457 नंबर मिले। माँ को सरकारी कॉलेज नहीं मिल सका, लेकिन उन्होंने एक प्राइवेट कॉलेज में दाखिला लेने का मन बना लिया। वहीं पर सुसानिया कहती हैं कि उनकी माँ ही उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा है। जब उन्होंने देखा कि उनकी माँ उसके साथ बैठ कर के उतने ही लगन से पढ़ाई कर रही है
तो उसमें भी जोश और फिर ज़्यादा बढ़ गया। जब दोनों माँ बेटी हर दिन साथ में पढ़ती थी, एक दूसरे से सवाल पूछती थी और फिर एक दूसरे की कमियों पर काम करती थी। जहाँ अमृतवल्ली की कहानी ये साबित करती है कि सपनों को पूरा करने की कोई भी उम्र नहीं होती है। यदि इरादा मजबूत हो और साथ में सपनों का सहयोग हो तो फिर हर मंजिल आसान हो जाती है। 49 साल की उम्र में नीट पास करना अपने आप में एक मिसाल है जो देश भर की महिलाओं और फिर गृहिणियों के लिए प्रेरणा बन सकती है। दोस्तों, चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट जारी कर दी है। अगर इस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो आप क्या करें? जब मतदाता सूची देखने का सही तरीका भी हम आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि अगर आपका नाम इसमें शामिल नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आपके लिए ऑप्शन क्या है। तो आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने बिहार में वोटर लिस्ट का पहला ड्राफ्ट जारी कर दिया है। बिहार के सभी 38 जिलों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट सौंप दिया गया है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी ये ड्राफ्ट देखा जा सकता है। जिन लोगों के नाम पहली वोटर लिस्ट में नहीं है उनके लिए निर्वाचन आयोग 1 सितंबर तक कैंप लगाएगा। ये कैंप बिना छुट्टी किए लगातार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। इन कैंप में फॉर्म भरकर के अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल करवाया जा सकता है। चुनाव आयोग ने 25 जुलाई को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का पहला चरण पूरा कर लिया था। इस दौरान 7 करोड़ 24 लाख वोटरों का वेरिफिकेशन किया गया था। इसके बाद गुरुवार को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी गई। 1 सितंबर तक कोई भी व्यक्ति वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकता है। नाम या फिर कोई अन्य सरकारी जानकारी गलत होने पर निर्वाचन आयोग के कैंप जाकर के इसकी शिकायत कर सकते हैं। जी हाँ, इसके बाद 30 सितंबर को चुनाव आयोग फाइनल वोटर लिस्ट जारी करेगा। अगर आपको भी अपना नाम चेक करना है वोटर लिस्ट में कि आपका नाम आया है कि नहीं आया, तो आप voters.eci.gov.in पर जाकर के अपना नाम चेक कर सकते हैं। दोस्तों, बिहार का मखाना अमेरिका में महंगा हो गया है। दरअसल बात है कि अमेरिका द्वारा भारत पर 25% आयात शुल्क लगाने के फैसले का असर बिहार से किए जाने वाला निर्यात पर भी पड़ेगा। बिहार से अमेरिका को मुख्य रूप से मखाना, बासमती चावल, हल्दी, आम, लीची, कपड़ा, मिथिला पेंटिंग आदि का निर्यात किया जाता है। फिलहाल इन उत्पादों या फिर वस्तुओं पर अमेरिका में 0 से 10% तक टैरिफ है। 1 अगस्त से जब नया टैरिफ लागू हुआ है तो फिर अमेरिका में इसकी कीमतें बढ़ गई है। जहाँ कारोबारियों का कहना है कि इसका असर निर्यात पर स्वाभाविक रूप से पड़ेगा। अमेरिका को बिहार से सबसे ज़्यादा मखाना का निर्यात किया जाता है। अब तक अमेरिका में मखाना पर आयात शुल्क 3.5% थी, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के मुताबिक 1 अगस्त से 25% हो गया है। बिहार में जनसुराज जदयू का भविष्य है और नवंबर तक उनके सभी कार्यकर्ता पीले रंग में होंगे और उनका घर जनसुराज ही होगा। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये बात प्रशांत किशोर ने कही है। जहाँ आपको बता दें कि जनसुराज के एक कार्यक्रम में कही है। दरअसल बात है कि कार्यक्रम में फिल्म निर्माता चेतना झा, भाजपा के पूर्व महामंत्री सहित कई भाजपा के नेताओं ने जनसुराज की सदस्यता ग्रहण की है। यह प्रशांत किशोर ने सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाई है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा है कि अब नीतीश कुमार ने भी मान लिया है कि जदयू का फ्यूचर जनसुराज है। यही कारण है कि अब उन्होंने अपना रंग छोड़ दिया है और पीले रंग का रथ बनवाया है। यहाँ तक कि अब नीतीश कुमार पोस्टर भी पीला रंग का लगा रहे हैं। पीला रंग मतलब जनसुराज। कुछ लोगों के मन में ऐसी दुर्भावना आई है कि पीला रंग के नाम पर हम अपने सिंबल पर वोट ले लेंगे। इस दौरान प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मंत्री मंगल पांडे और फिर तेज प्रताप यादव पर भी जमकर के हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि धीरे धीरे हम सभी की पोल खोलेंगे। अच्छा, अभी मंगल पांडे और सम्राट चौधरी दोनों ही कतार में हैं। एक एक करके सबका पोल खुलेगा कि कितने लोगों को इन लोगों ने परेशान किया है। दिलीप जायसवाल मूर्छा से उठेंगे तो फिर उनकी भी तीसरी किस्त जल्द जारी की जाएगी। तब तक दूसरे महारथी लोग का उपाय किया जाएगा। दोस्तों, बिहार में नई वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। यहाँ पर 65 लाख वोटरों के नाम सूची से काट दिए गए हैं। जहाँ बिहार में चुनाव आयोग द्वारा 1 महीने तक चले मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण के बाद नई वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। नई वोटर लिस्ट में 65 लाख के करीब वोटरों के नाम कट गए हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा सारण जिले में वोटरों के नाम काटे गए हैं। इसके बाद दूसरे लिस्ट में दूसरे और तीसरे स्थान पर भागलपुर और बेतिया शामिल है। जारी लिस्ट में सारण में 2,73,000, भागलपुर में 2,44,000 वोटरों के नाम
नाम काटे गए हैं। इसी तरह बेतिया में 1,91,000, किशनगंज में 1,46,000, सहरसा में 1,31,000, सुपौल में 1,28,000, बक्सर में 87,000, खगड़िया में 79,000, शेखपुरा में 26,000 वोटरों के नाम काटे गए हैं। वहीं पर SIR शुरू होने के बाद सबकी नज़र बिहार की सीमा पर स्थित किशनगंज पर थी, जहाँ मुस्लिम बहुल जिला होने के कारण माना जा रहा था कि यहाँ पर सबसे अधिक वोटरों के नाम काटे जाएंगे। अब लिस्ट जारी होने के बाद यहाँ पर 1,45,913 मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। इनमें सबसे अधिक किशनगंज विधानसभा क्षेत्र में 49,340 मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए हैं। वहीं पर सबसे कम ठाकुरगंज में 29,277 मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। वहीं पर बहादुरगंज में 36,574 और कोचाधामन में 30,722 वोटरों के नाम मतदाता सूची से काटे गए हैं। चुनाव आयोग ने नई वोटर लिस्ट अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। साथ ही साथ इसे सभी 38 जिलों के DM के साथ राजनीतिक पार्टियों से शेयर किया गया है। घर घर मतदाता सत्यापन अभियान के आधार पर तैयार की गई है। जब मतदाता को वोटर लिस्ट में नाम जुड़ने, हटने या फिर गलत जानकारी को लेकर के शिकायत है तो फिर उन्हें सुधार का एक मौका मिलेगा। इसे लेकर के 2 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक विशेष कैंप लगाए जाएंगे, जहां पर मतदाता अपने दावे और फिर आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं। दोस्तों, बिहार में डोमिसाइल नीति पर माहौल गर्मा गया है। विधानसभा चुनाव के पहले छात्र आंदोलन की वजह से तेज हुई राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। को बता दूं कि मिसाइल नीति का अर्थ है किसी राज्य में सरकारी नौकरियों में स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता देना, यानी कि बिहार में सरकारी नौकरी होती है तो बिहार के लोगों को ही प्राथमिकता देना। ये नीति पहले बिहार में भी लागू थी, लेकिन इसे हटाया जा चुका है। वहीं हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान जैसे कई राज्यों में ये अब भी लागू है, जहाँ पर सरकारी नौकरियों में सिर्फ तय प्रतिशत स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षित रहता है। वहीं पर बिहार में ये मुद्दा इसलिए गर्मा गया है कि क्योंकि बेरोजगारी चरम पर है और फिर प्रतियोगी परीक्षाओं में देश के अन्य राज्यों में के छात्र बिहार आकर के नौकरियां हासिल कर लेते हैं, जैसे स्थानीय युवाओं को अवसर कम मिलते हैं। यही वजह है कि छात्रों की प्रमुख मांग है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 100% डोमिसाइल लागू हो, या BPSC, पुलिस, माध्यमिक और फिर उच्च माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती में 90% स्थानीय आरक्षण मिले। छात्रों का मानना है कि बिहारी युवाओं का पहला अधिकार बिहार की नौकरियों पर होना चाहिए। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव भले ही कुछ महीने दूर हो, लेकिन सियासी दलों ने अभी से ही अपनी रणनीतियां तेज कर दी है। जहाँ कांग्रेस नेता राहुल गांधी 10 अगस्त से 26 अगस्त तक 18 जिलों की पदयात्रा पर निकलने वाले हैं। ये यात्रा केवल जमीनी हकीकत जानने भर की कोशिश नहीं, बल्कि चुनावी बिसात बिछाने की तैयारी है। यह 3 चरणों में होने वाली इस पदयात्रा में राहुल गांधी जनता से सीधा संवाद करेंगे, कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे और फिर महागठबंधन के साथ मिलकर के विपक्ष की ताकत का प्रदर्शन करेंगे। यात्रा की शुरुआत रोहतास के प्रसिद्ध तुतला भवानी मंदिर से होगी और फिर पटना के गांधी मैदान में एक विशाल रैली के साथ इसका समापन होने की संभावना है। यात्रा का बड़ा हिस्सा पदयात्रा के रूप में तय किया गया है, जिससे राहुल गांधी आम जनता के बीच सीधे संवाद कर सकेंगे। यात्रा के रूट और फिर तारीखों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक ये यात्रा कार्यकर्ताओं और फिर समर्थकों के बीच राजनीतिक ऊर्जा भरने में अहम भूमिका निभाएगी। राहुल गांधी की यात्रा का पहला चरण सासाराम के तुतला भवानी मंदिर से शुरू होगा। तुतला भवानी मंदिर एक पहाड़ी पर स्थित है, जो कि अपने झरनों और फिर प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद कारवां औरंगाबाद पहुंच करके वहीं पर रात्रि विश्राम करेंगे। वहीं पर दूसरे चरण में अगले दिन राहुल गांधी गया के रूट पर चलेंगे, जहां पर बोध गया या फिर गया में उनकी जनसभा का आयोजन किया जाएगा। ये कार्यक्रम कांग्रेस मुख्यालय द्वारा अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। वहीं पर पहले चरण की यात्रा के खत्म होने के बाद राहुल गांधी का दूसरा चरण गया से पटना तक नवादा के रास्ते में तय किया जाएगा। अभी इस चरण का रूट और फिर तारीखों पर काम चल रहा है। इस चरण में भी पद यात्रा और फिर जनसभाओं के जरिए जनता से संपर्क बढ़ाया जाएगा। यात्रा के दौरान महागठबंधन की तरफ से पटना के गांधी मैदान में एक विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा, जहाँ वहीं पर बिहार के 8 प्रमंडलों में भी कार्यकर्ताओं और फिर समर्थकों की बड़ी भीड़ जुट करके शक्ति प्रदर्शन की योजना है। इन रैलियों में राहुल गांधी के अलावा महागठबंधन के अन्य शीर्ष नेताओं की भी उपस्थिति होगी। ये रैलियां कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने और फिर चुनावी लड़ाई को मजबूत बनाने का जरिया होगा।
दोस्तों बिहार के 74 लाख लोगों को पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त मिलेगी। आपको बता दें कि चुनावी साल में केंद्र सरकार ने बिहार के किसानों को राहत दी है। फार्मर रजिस्ट्री नहीं करा पाने वाले किसानों को भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त की राशि मिलेगी। इसका फायदा बिहार के 74 लाख से अधिक किसानों को मिलेगा। जहाँ अभी बिहार में अब फार्मर रजिस्ट्री कराने वाले किसानों की संख्या सिर्फ 4 लाख है, जहाँ केंद्र सरकार ने फिलहाल ये शर्त हटा दी है। जहाँ बिहार के 74 लाख से अधिक किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 2-2 हज़ार रुपये आ जाएंगे। जहाँ और ये आज 2 अगस्त को आएंगे। जहाँ वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राशि जारी करते ही सम्मान निधि की 20वीं किस्त की राशि लाभार्थियों को मिल जाएगी। जब पटना के बापू सभागार में भी शनिवार को राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दोस्तों बिहार के सरकारी स्कूलों में 3 बार अब हाजिरी बनेगी। जब बिहार में सरकारी शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और फिर प्रभावी बनाने के लिए एक नई पहल की जा रही है। अब बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में छात्रों की ऑनलाइन हाजिरी बनेगी, वह भी दिन में 1 नहीं बल्कि 3-3 बार। ये व्यवस्था अगस्त महीने से लागू हो रही है, जिसमें बच्चों के चेहरे की स्कैनिंग के माध्यम से हाजिरी दर्ज की जाएगी। जहाँ शिक्षा विभाग इस बदलाव को शैक्षणिक गुणवत्ता और फिर प्रशासनिक पारदर्शिता के बड़े कदम के रूप में देख रहा है। जब पिछले वर्षों में ये देखा गया है कि स्कूलों में बच्चों की भौतिक उपस्थिति और फिर मध्याह्न भोजन योजना में दर्शाए गए आंकड़ों में भारी अंतर होता था। जहाँ अक्सर रिपोर्ट में छात्रों की संख्या अधिक दिखाई जाती थी, लेकिन निरीक्षण में वास्तविक उपस्थिति कम पाई जाती थी। जहाँ इस योजना में धांधली की आशंका भी सामने आती रहती है। जहाँ इस नए सिस्टम के लागू होने से अब ये संभव होगा कि जिस बच्चे ने स्कूल में सच में उपस्थिति दर्ज की है, उसी को मध्याह्न भोजन योजना का लाभ मिलेगा। इससे योजना में चल रही गड़बड़ियों पर खुद अंकुश लगने की संभावना है। वहीं पर दरअसल हर स्कूल को पहले ही जुलाई में टैबलेट उपलब्ध करा दिए गए हैं, जहाँ जिनमें ई शिक्षा कोष पोर्टल इंस्टॉल किया गया है। जहाँ अब शिक्षकों को मोबाइल फ़ोन के बजाय इन्हीं टैबलेट का उपयोग करके छात्रों और फिर शिक्षकों दोनों की हाजिरी दर्ज करनी होगी। छात्रों की हाजिरी 3 बार ली जाएगी। सुबह स्कूल में प्रवेश करते समय 1 बार, उसके बाद टिफ़िन में दोपहर में दूसरी बार भोजन के समय, उसके बाद स्कूल के से छुट्टी के समय, यानी कि 3 बार। हर बार हाजिरी चेहरे की स्कैनिंग के माध्यम से ली जाएगी, जिससे किसी प्रकार की अनियमितता की गुंजाइश नहीं रहेगी। वहीं पर अब शिक्षकों की हाजिरी भी इन्हीं टैबलेट से दर्ज की जाएगी। जब पहले शिक्षकों को अलग अलग मोबाइल से स्कैनिंग करनी पड़ती थी, लेकिन अब ये कार्य ज़्यादा केंद्रीकृत और फिर सरल हो जाएगा। जहाँ विभाग की ओर से शिक्षकों और फिर प्रधानाचार्यों को नई तकनीक के उपयोग के लिए प्रशिक्षित भी किया जा रहा है। वहीं पर 3 बार हाजिरी से बच्चों की नियमितता बढ़ेगी और अनुशासन कायम होगा। जहाँ वहीं पर उपस्थिति का डिजिटल रिकॉर्ड होने से आंकड़ों में हेरफेर की संभावना कम होगी। वहीं पर राज्य शिक्षा विभाग छात्रों की उपस्थिति और फिर प्रदर्शन के आधार पर नीतिगत फैसले ले सकेंगे। दोस्तों बिहार के रोहतास जिले के देनाड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बेलरा गांव में गुरुवार सुबह एक जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जब कोर्ट के आदेश पर कब्जा दिलाने पहुंची पुलिस टीम पर करीब 300 लोगों की उग्र भीड़ ने हमला कर दिया। इस हमले में विक्रमगंज के एसडीपीओ कुमार संजय समेत 8 पुलिसकर्मी घायल हो गए। जब सबसे गंभीर रूप से घायल हुए सूर्यपुर थानाध्यक्ष मनीष कुमार को लाठियों से सिर पर वार कर दिया गया, जिनके सिर में 8 टांके आए हैं। यह घटना उस वक्त हुई जब पुलिस टीम कोर्ट के निर्देश पर 14 वर्षों से विवादित चल रही जमीन पर एक पक्ष को दखल दिलाने गई थी। जब विरोधी पक्ष के लोग बड़ी संख्या में जमा हो गए और फिर देखते ही देखते स्थिति बेकाबू हो गई। जब बातचीत की कोशिश नाकाम रही और फिर लाठी डंडे से लैस ग्रामीणों ने हमला बोल दिया। वहीं पर भीड़ इतनी उग्र हो गई कि थाने पर भी हमला कर दिया गया। जब दिनाड़ा थाना परिसर में कुर्सियां, मेज और फिर सरकारी वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। जब पुलिसकर्मियों से मारपीट की गई और फिर प्रशासन के खिलाफ जम करके नारेबाजी की गई। घटना के बाद क्षेत्र में भी भारी तनाव व्याप्त है। दोस्तों अब युवाओं की किस्मत बदलेगी, क्योंकि उनके खाते में 15,000 रुपये आएंगे। दरअसल बात यह है कि देश में, यानी कि अपना भारत देश में 1 अगस्त 2025 से बदलाव देखने को मिले हैं। जब नए महीने की शुरुआत के साथ ही केंद्र सरकार की बहुप्रतीक्षित प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत हो गई है। जो ये योजना देश के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से लाई गई है, जिसका लक्ष्य अगले 2 सालों में 3.5 करोड़ नौकरियां पैदा करना है। आपके मन में सवाल होगा कि क्या है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। तो आपको बता दूं कि भारत सरकार द्वारा बेरोजगारी को खत्म करने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना एक बड़ा कदम है। ये योजना विशेष रूप से युवाओं को ध्यान में रख करके बनाई गई है।
इसका मुख्य लक्ष्य देश के 3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया कराना है। ये योजना न केवल नौकरी चाहने वाले को मदद करेगी बल्कि नौकरी देने वाले कंपनियों को भी प्रोत्साहित करेगी। इसके तहत पहली बार ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में नौकरी करने वाले कर्मचारियों को उनके पहले महीने की सैलरी 15,000 रुपये यानी कि 2 हिस्सों में दी जाएगी। एक तरह का वित्तीय प्रोत्साहन है ताकि युवा संगठित क्षेत्र से जुड़े। केंद्र सरकार ने इस महत्वाकांक्षी स्कीम की घोषणा 23 जुलाई 2024 को की थी। ये योजना 1 अगस्त 2025 से शुरू होकर के 31 जुलाई 2027 तक चलेगी। इस 2 साल की अवधि में, इस 2 साल के दौरान मोदी सरकार ने 3.5 करोड़ नए रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखा है। पहले इस योजना को एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के नाम से लागू करने की बात चल रही थी, लेकिन बाद में इसका नाम बदल करके प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना कर दिया गया है, जो इसके व्यापक उद्देश्य को दर्शाता है। दोस्तों 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना भाषण देंगे लाल किले से, लेकिन उनका भाषण कौन लिखेगा पता है? जनता उनकी भाषण लिखेगी। दरअसल बात है कि 15 अगस्त पर सभी भारतीयों की निगाहें दिल्ली के लाल किले पर टिकी होती है। सभी प्रधानमंत्री का ध्वजारोहण देखने और फिर उनका भाषण सुनने के लिए बेताब रहते हैं। प्रधानमंत्री के भाषण की हर लाइन को जैसे कोई बड़े मुद्दे पर बात कहने वाले हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस बार प्रधानमंत्री लाल किले से आपकी बात भी कह सकते हैं? जी हाँ, ये सच है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार लगातार 12वीं बार लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे। इसके लिए पीएम मोदी ने अपने भाषण में मुद्दों को शामिल करने के लिए जनता से सुझाव मांगे। यानी कि इस बार 79वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से पीएम मोदी जो भाषण देने वाले हैं, जो भारत की जनता लिखेगी, देने वाले हैं, वो भारत की जनता लिखेगी। तो आप भी पीएम मोदी का भाषण लेकर के उनको भेज सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। दोस्तों एनसीईआरटी की किताब में सरकार बदलाव कर रही है। जहाँ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने खास बातचीत में जवाब दिया है। आपको बता दूं कि इतिहास कैसे पढ़ाया जाता है, हमारी भावी पीढ़ी कौन सा इतिहास जानेगी, ये तय होता है हमारी किताबों से। जब केंद्र की मोदी सरकार ने एनसीईआरटी की किताबों में इतिहास से जुड़े हुए कुछ मूल बदलाव किए हैं। जब इन्हीं को लेकर के एक न्यूज़ चैनल ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से खास बातचीत की और किताबों में किए गए बदलाव पर विस्तार से चर्चा की। दरअसल विपक्षी नेताओं द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि केंद्र सरकार हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स करने के लिए और अपनी हिंदू विचारधारा को आगे ले जाने के लिए अपनी अभी तक किताबों में पढ़ाया गया अकबर द ग्रेट जैसे चैप्टर्स में बदलाव किया गया है। इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा है कि एक परिवार और एक समूह ने अपनी सुविधा अनुसार चीज़ों को दिखाने का षड्यंत्र रचा। इसकी शुरुआत सबसे पहले लॉर्ड मैकाले से हुई। उन्होंने कहा है कि भारत को लंबे समय तक अपनी गुलामी में रखने के लिए उन्होंने 1835 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा कि भारत को अगर लंबे समय तक गुलामी में रखना है तो भारत की शिक्षा प्रणाली को तहस नहस करना पड़ेगा, भारत के इतिहास को भुलाना पड़ेगा। इतिहास दर्पण होता है भविष्य का रास्ता निकालने के लिए। एनसीईआरटी ने इस बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत नई किताब पब्लिकेशन में जो बदलाव किया है उसमें बताएं कि कौन सा विषय है जो ऐतिहासिक तथ्य से पड़े हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि क्या इस देश में हम लोगों को सिर्फ एक एंगल से दिखाना चाहिए? भारत में अनेक शूरवीर है। क्या सुहेल देव जी के बारे में भारत की शिक्षा प्रणाली में पढ़ाया जाता था? क्या बालक बाजी राउत को शहादत के बारे में पढ़ाया जाता था? गुरुपुत्र दोनों साहबजादे के बारे में भारत की शिक्षा में पढ़ाया जाता था? ये कोई दृष्टिकोण है? ये कोई दृष्टिकोण नहीं, ये तो भारतीय ही है जिन लोगों ने अभी तक भारत की शिक्षा प्रणाली को जंजीरों में जकड़ करके रखा था। अभी हमको सौभाग्य मिल रहा है उसको अनुमंडल करने के लिए। हम रेखा सीमित नहीं करते हैं, हम बड़ी लकीर खींचते हैं, रेखा को बड़ा बनाते हैं। ये बीजेपी संघ की विचारधारा नहीं, ये देश का इतिहास है।